सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एवं साल्ट। ठीक है, आप ने देखा होगा या फिर जो है अपने घरों में जो भोजन होता है उसको आपने खाया होगा तो कभी आपको ज़रूर वो खट्टा या फिर जो है टेस्ट में कड़वा लगा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस भोजन में जो है आपके पास क्या होता है, अम्ल होता है या फिर क्षार होता है। ठीक, इन दोनों की वजह से ही ऐसा आपको लगता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कोई अब बंदा जो है या फिर आपने कभी जो है अम्ल का ज़्यादा सेवन कर लिया और अम्लता से आप पीड़ित हैं, तो उस अम्लता से बचने के लिए आपने क्या क्या उपाय किया होगा। ठीक है, या तो आपने नींबू पानी पिया होगा या तो जो है सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन का जो है टेस्ट किया होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या है कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, जो अम्ल होते हैं उनका जो उनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, अगर मैं लिखूं एसिड, ठीक, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है, मतलब कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा खट्टा होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर को ये किस कलर में जो है कन्वर्ट कर देता है, रेड में कर देता है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, एसिड है। इसको याद करना है तो कैसे, देखिए यहाँ पे ए लीजिए, ये बी लीजिए, आर लीजिए। ठीक ना, ए बी आर कर लीजिए, ए बी आर कर लीजिए आप। ठीक है, ए बी आर कर लीजिए। ए बी आर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एसिड जो है वो क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, किस में कन्वर्ट होता है, ये रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक, एसिड में जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक, ए बी आर, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिएगा। ए बी आर, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ए बी आर हो गया। ठीक ना, बी आर हो गया। अब क्या है, जो क्षार होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, जो क्षार होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, मतलब आप यूँ समझिए कि जो आपके पास, ठीक, यहाँ पे देखिए जो बेस है, ठीक, जो बेस होता है इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, रेड को जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बी आर बी। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, बी आर बी मतलब बेस में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, बी बेस में जो है रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बी मतलब बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यही इसकी जो है पहचान है। इसी तरीके से हम लोग जो है क्षार को जो है पहचानते हैं। ठीक, अब आप ये इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ लिटमस क्या है, ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है, मतलब सूचक होता है। और कैसा इंडिकेटर है, आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक ना, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। और उसी तरीके से जो आपकी हल्दी होती है ये भी क्या है, आपकी नेचुरल इंडिकेटर के रूप में जानी जाती है। ठीक, नेचुरल इंडिकेटर मतलब हल्दी हो गया और आपका क्या हो गया, लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, ठीक, इन सब का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भूरा लाल हो जाता है कब, जब सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग जो है भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, मगर उसको कपड़े को अधिक जल से धोने के कारण वो पीले रंग का भी हो जाता है। ठीक, अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक, ठीक, मतलब ये समझिए संश्लेषित मतलब क्या, कि जिसको बनाया गया हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मेथिल ऑरेंज है एवं फिनोप्थलीन हो गया। ठीक, फिनोप्थलीन का भी जो है आप उपयोग कर सकते हैं या फिर मेथिल ऑरेंज। ठीक, अगर नेचुरल की बात किया जाए तो लिटमस हो गया और हल्दी हो गया। ये जो येलो बॉक्स ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जो लिटमस विलियन होता है वो किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक, जो लिटमस विलियन होता है वो किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। और ये किस समूह का होता है, थैलोफाइटा समूह से होता है और लीचन के पौधों से निकाला जाता है। ठीक है, ये जो नेचुरल है आपका लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ये लीचन के पौधों से निकाला जाता है, थैलोफाइटा समूह का होता है और बैगनी रंग का ये रंजक होता है। ठीक है, और प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है,
तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक, जब ये ना तो बेस होगा ना तो साल्ट होगा, ना तो बेस होगा ना तो एसिड होगा, तो ये किस कलर का होता है? बैंगनी कलर का। ठीक ना, बैंगनी कलर का होता है ये, बैंगनी बैंगनी कलर का ये होता है। ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है एवं जेरानियम है, जैसे कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियाँ किस्मी विलियन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कह दिया जाता है। ठीक, कौन कौन से हैं? जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, जेरानियम हो गया। ठीक, ये सब कैसे हैं? नेचुरल इंडिकेटर हैं जो आपको जो है बता देंगे। और हाँ, कई फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ भी हैं, तो ये सब आपको बता देती हैं कि कोई चीज़ क्या है, अम्ल है कि क्षार है, ये सब चीज़ें ये बता सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना है हम लोगों को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ रंग में परिवर्तन होने की वजह से ये हमको बता देते हैं कि ये पदार्थ जो है आपका एसिड है कि बेस है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी गंध मतलब क्या? स्मेल। ठीक, स्मेल हमें ये बता देती है कि वो पदार्थ जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहा जाता है। ठीक, ओला फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक, आइए कुछ ऐसे सूचकों के बारे में जानते हैं। अगर इस ओला फैक्ट्री सूचक के बारे में जाने तो जैसे क्या हो गया आपका? वैनिला हो गया। ठीक, वैनिला, प्याज हो गया और लौंग के तेल। ठीक ना, क्या क्या हो गया? वैनिला हो गया, प्याज एवं लौंग के तेल हो गया। ठीक, ये कैसे हो गया? आपके गंधीय सूचक की तरह जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार धातु के साथ इनकी जो है रिएक्शन करवानी है। ठीक है भाई, आइए देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ, मतलब जो जिंक हो गया इसके साथ अगर जो है सल्फ्यूरिक अपक्रिया कराई जाए, H2SO4 का जो है रिएक्शन करा जाए, तो आपको जो है ज्वलन के बाद क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जिंक हो गया और H2SO4 हो गया, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो आपको कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन की गैस मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी गई है, ये क्या है? एसिड है। ठीक, ये एसिड है आपका मतलब अम्ल हो गया, धातु मतलब क्या हो गया आपका? मेटल हो गया। ठीक, धातु मतलब मेटल हो गया। ठीक, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाएंगे, या फिर इसको क्या बोला जाता है? साल्ट बोला जाता है। साल्ट प्लस क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया। एसिड और मेटल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एसिड मेटल के साथ मिल करके क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इस अपक्रिया को एक बार इस तरीके से देखिए, NOAH है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक है यहाँ पे। ठीक, ये दोनों जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे और क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Na2ZnO2। ठीक, सॉलिड स्टेट में सोडियम जिंकेट जिसको बोल देंगे, Na2 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? ZnO2 सोडियम जिंकेट बोल देंगे, और उसके साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। बात करें इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो देखिए ये क्या है आपका? Na2CO3 है सॉलिड स्टेट में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। ठीक है, NaCl बना दिया और H2O बना दिया और CO2 बना लेता है। ठीक है, ठीक, तो ये रिएक्शन पूछी भी गई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Na2CO3 और 2HCl के साथ ये क्या हो जाएगा? NaCl, H2O और CO2 बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट है, इसको जो है अगर हाइड्रोक्लोरिक के साथ जो है एसिड के साथ अगर मिक्स किया जाता है तो NaCl मतलब ये साल्ट बन जाएगा आपका, यहाँ पे वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, फिर ऐसे ही NaHCO3 जो है HCl के साथ मिक्स करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, इसमें 2 मोल जो है आपके NaCl बनते हैं, यहाँ पे एक ही बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका NaHCO3 मिलता है HCl के साथ तो क्या बनाता है? NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा? H2O और CO2 बना लेता है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। इसमें भी दे सकता है आपको कि इसको चलो संतुलित करके दिखा दो, इसमें बता दो कितना जो है आपका क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। H2O बन रहा है, CO2 बनेगा और NaCl साल्ट बन जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट,
अब देखिए, अगर मैं बात करूं उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से अगर प्रवाहित किया जाए, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जो है चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है CO2 के साथ अगर जो है मिक्स किया जाए, गुजारा जाए, तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर चूने के पानी चूने के पानी को CO2 के साथ गुजारा जाए तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, और इसका जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, वाइट रहेगा। कैसा रहेगा, वाइट रहेगा। और ये क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा। वाइट अवक्षेप जो है ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वाइट अवक्षेप बनाएगा। इसके साथ में क्या बनता है, H2O बनता है, जल बनता है, ठीक है, ये चीज़। अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अपक्रिया क्या होगी। अगर ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित की जाए और H2O ले लिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो आपका श्वेत अवक्षेप है उसके साथ जो है अगर रिएक्शन कराया जाए तो आपको क्या मिलेगा, CaHCO3 ट्वाइस मिल जाएगा एक्वस में, ठीक। जल में ये क्या होता है, विलयशील होता है, CaHCO3 ट्वाइस बन जाएगा, ठीक। जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, ठीक। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ठीक है। इस अपक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है, जैसे अगर बात की जाए धातु कार्बोनेट हो गया या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया को अगर एसिड के साथ अम्ल के साथ मिक्स किया जाए तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या बनेगा, आपका जल बनेगा, ठीक। ये जो है 3 चीज़ें बनती है, साल्ट बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक। और यहाँ पे बात की जाए CaCO3 धातु का जो कार्बोनेट है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट के ये क्या है, ये रूप ही हैं। अब देखिए अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं उसके बारे में देखते हैं, आइए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो रिएक्शन आपको दी गई है ये कैसा है, ठीक। NaOH क्या हो गया, आपका बेस हो गया, यहाँ पे बेस हो गया, और HCl आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक। बेस और एसिड दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बना रहे हैं और वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे प्लस क्या बनाएंगे, वाटर बनाते हैं, ठीक। इसमें आपका धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ जो है रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। ये देखिए धातु हो गया आपका, धातु का कार्बोनेट हो गया, और ये जो है एसिड हो गया। इसके साथ जब मिलेगा ये आपका तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे देखना है कि ये आपका बेस हो गया, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, साल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक। साल्ट और वाटर दोनों चीज़ बनाते हैं ये। और इसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनी अपक्रिया बोला जाता है, ठीक। उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। उदासीनी अपक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिल करके किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जा रहा है। और ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि किसी बीकर में, ठीक, किसी बीकर में जो है कॉपर ऑक्साइड को अगर जो है कॉपर ऑक्साइड को मिलाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक। मतलब ये समझिए कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसको और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मिलाया जाता है तो जो विलयन रहेगा उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, नील हरित, नीला और हरे कलर का जो है वो हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है कॉपर ऑक्साइड जो है घुल जाता है और अपक्रिया में कॉपर टू क्लोराइड बन जाता है, ठीक ना। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉपर टू क्लोराइड जो है बन जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है उस विलयन का कलर कैसा हो जाता है, नील हरित हो जाता है, नील हरित हो जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। कॉपर टू क्लोराइड बनने की वजह से होता है। धातु ऑक्साइड को जो है अम्ल के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए जो क्षार होते हैं और अम्ल होते हैं दोनों मिल करके
जो है क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। उसी तरीके से जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये भी अम्ल के साथ मिलकर के साल्ट एवं वाटर बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को जो है क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कराने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बनाता है, साल्ट एवं वाटर बनाता है, ठीक है। और क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाले अपक्रिया के समान है। और इसी से ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि जो अधात्विक होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, उनका जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, अम्लीय नेचर के होते हैं, ठीक। आधात्विक ऑक्साइड, ठीक, आधात्विक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। इस बात का जो है ध्यान रखिएगा पूरे तरीके से, एसिडिक। और इसमें ये है एक यहाँ पे लाइन है, धातु के साथ सभी अपक्रिया करने पर, धातु के साथ अपक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, H2 बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कोई भी धातु होगा वो एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस आपका उत्पन्न करेगा, ठीक। इससे ये पता चलता है कि जो सभी अम्ल हैं, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, मतलब जितने एसिड होंगे सब के सब में जो है हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ बात किया जा रहा है कि जैसे कोई विलयन है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो उससे चेक किया जाएगा कि इसमें जो है अम्ल में कौन से आयन है, कौन से आयन नहीं। तो आप देखिए कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। इन्हीं आयनों का मतलब क्या, H+ धनायन की वजह से होता है, और ऋणायन अगर HCl है तो वहाँ पे Cl- ऋणायन हो जाएगा, और HNO3- ऋणायन, HNO3- में जो है NO3- ऋणायन हो जाएगा, CH3COOH में CH3COO- ऋणायन हो जाएगा, H2SO4 में SO4 जो है ऋणायन हो जाता है, ठीक है, SO4 NO3- और CH3COO-, ठीक। चूंकि अम्ल में जो है उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन एक्वस उत्पन्न करता तथा इसी कारण उनका गुणधर्म जो है अम्लीय हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक प्रयोग किया गया जिसमें ये आपको बताया जा रहा है कि जो HCl में जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक, ये आपके जो है अगर जल की अनुपस्थिति होगी तो वहाँ पे जो है H+ आयन पृथक नहीं होता है, ठीक। अगर HCl को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका H3O+ आयन बनेगा, या फिर और जो है Cl- बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, जल की उपस्थिति रहना जो है जरूरी है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर के रह सकते हैं, ठीक। इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे जल रहना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए, ठीक। H+ H2O के साथ मिलकर के क्या बना देता है, H3O+ बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है अम्ल जो है जल में, अम्ल जल में जो है H3O+ हाइड्रोनियम आयन और H+ जो है आपको आयन प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि किसी क्षारक को जल में घोलने पे क्या होता है। किसी क्षार को NaOH को जो है अगर हम लोग जल में घोल देते हैं, Na+ बनेगा और OH- बनता है। KOH को अगर जल में घोलते हैं तो K+ बनता है, OH- बनेगा। MgAOH ट्वाइस को जो है अगर हम लोग करते हैं जल में घोलते हैं तो Mg2+ बनेगा, 2OH- बनेगा, ठीक। इसका मतलब क्या, अगर किसी क्षारक को जल में घोला जाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जो कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर जो है आप एसिड को करेंगे, एसिड को जल में घोलेंगे, वाटर के साथ करेंगे तो आपको H+ आयन मिलेगा, या फिर जो है आपको मिल जाएगा H3O+ मिल जाएगा, ठीक। हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा, ठीक, ये मिलेगा। अगर आप जो है बेस को वाटर के साथ जो है मिक्सअप करेंगे तो आपको जो है OH- मिलेगा। OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट ये पीला बॉक्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो ये कह सकते हैं आपकी जो जितने भी क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पे जो है बात की जाए कि उदासीनी अपक्रिया के बारे में यहाँ बात की जा रही थी। अम्ल और क्षार को अगर मिक्स करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, ये बात पता है। HXMOS, ठीक है, ये है तो ये
यहाँ पे एक्स एम के साथ चला गया, एम एक्स बन गया, एच ओ एच के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पे H प्लस एक्वस ओ एच माइनस एक्वस है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं आपके H2O जल बना लेते हैं, ठीक ना। ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है जल के लिए। जब आपके अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने पर क्या होता है, इसके बारे में अब यहाँ पे देखा जा रहा है। और ये देख लीजिए, एक चेतावनी ये लिखी रहती है कि जब सांद्र कंसंट्रेटेड एसिड हो या क्षारक हो, उसके जो बर्तन होते हैं उसमें जो चेतावनी ये वाली चीज़ लगी होती है, ठीक ना। कुछ इस तरीके से, इस पे गिरेगा तो दिक्कत करेगी, इस पे गिरेगा तो दिक्कत करेगा। ये चीज़ आप जानते रहिए, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो है जल में अगर जो है हम लोग अम्ल या क्षारक को घोलते हैं तो ये जो अपक्रिया होती है बहुत ही ऊष्मा छेपी होती है। मतलब यहाँ से जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा वो क्या होती है, रिलीज होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इस वजह से जब कभी भी जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और अम्ल को सदैव जो है धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में जो है मिलाना चाहिए, ठीक। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे जो है बर्तन टूट फूट भी सकते हैं और आपको जो है नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि अम्ल या क्षार को मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है, ठीक। मतलब अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं ऐसे ही। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, ठीक। ये पूछा गया कि पीएच स्केल का क्या है, तो ये पीएच स्केल ये बताता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। पीएच स्केल का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की जो है कंसंट्रेशन को पता करना, कंसंट्रेशन को पता करने के लिए ही पीएच स्केल बनाया गया है, ठीक। तो इस पीएच में जो पी है वो क्या है, सूचक है, जिसको हम लोग पोटेंज बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं, पोटेंज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पुषांश। इसका मतलब क्या हो गया, पुषांश हो गया, ठीक। पुषांश हो गया, पुषांश मतलब पोटेंज हो गया, ठीक है। एक जर्मन शब्द है, कैसा शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति होता है, ठीक, शक्ति होता है। और पीएच स्केल से समानता 0 अधिक अम्लता से 14, मतलब कि जैसे ये है स्केल है, यहाँ पे जो है आपका 0 से स्टार्ट होगा और ये 14 तक चलेगा, यही आपका पीएच स्केल है। पी मतलब क्या हो गया, पोटेंज हो गया, पोटेंज हो गया, पोटेंज जिसका मतलब क्या होता है, पुषांश हो गया, जिसका मतलब होता है शक्ति, ठीक। अब आगे आते हैं कि पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं, ठीक। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है, ठीक। किसी भी उदासीन विलयन के लिए जो है पीएच हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या हो गया आपका, H3O+ हो गया, ठीक। हाइड्रोनियम आयन हो गया ये, ठीक है ना। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक। पीएच वैल्यू अगर उतनी ही कम है, अब देखिए जो ये स्केल है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 0 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका है ये जो है आपका एसिड वाला रीजन है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, बेस वाला रीजन, ठीक। आप इधर आएंगे तो एसिडिक नेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर की तरफ आप चलेंगे तो इधर क्या होगा आपका बेसिक रीजन क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक। 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। 14 मैक्सिमम बेस का होता है, 0 जो है मैक्सिमम एसिड का होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब जब आप इधर साइड आएंगे, इस साइड जब आप आएंगे, इस साइड आएंगे तो H3O+ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। H3O+ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और जो पीएच की वैल्यू हो जाएगी, पीएच की वैल्यू वो क्या होगी, घटेगी, ठीक। तो भाई देखिए घटी रही ना, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आ जाती है। यही आपको वो बताना चाहता है, ठीक है। और इसमें देखिए विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है, ठीक। इधर आप चलेंगे तो क्या होगा आपका, OH- की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, और बेस का जो वैल्यू है वो भी क्या है, बेस की शक्ति क्या होगी, वो भी जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, ये फोटो आपको दे रखा है, ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि इधर हो रही है, H+ आयन की सांद्रता में कमी इधर हो रही है, ठीक। H+ आयन की सांद्रता को ही ये बताता है, इधर जो है एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इधर बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अब आप यहाँ पे देखिए, जो ये जठर रस होता है यहाँ पे होता है लगभग उसका जो है 1.2 होता है जठर रस,
का कितना होता है पीएच वैल्यू 1.2 होता है। नींबू का रस का कितना होता है 2.2 होता है। जो नींबू का रस होता है उसका वैल्यू कितना होता है एसिडिक में 2.2 होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका कितना होता है 7 होता है। जो आपका ब्लड होता है उसका 7.4। ये बहुत बार पूछा गया, ब्लड का जो है कितना होता है 7.4 होता है। ठीक, ब्लड का कितना होता है 7.4 होता है। जल का जो है 7 होता है। नींबू का रस का जो है 2.2 होता है। जठर रस लगभग 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बहुत बार पूछा गया, इसका कितना होता है 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम का लगभग कितना होता है 14 होता है। ठीक, NaOH, NaOH का कितना होता है 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को बोला जा रहा है, ये इसका कितना होता है 14 होता है। ठीक, फिर से देखिए, जठर रस का 1.2 होता है, नींबू रस का 2.2 होता है, शुद्ध जल 7, ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ये दिए गए हैं, पीएच पत्र का जो है रंग और लगभग पीएच मान, पदार्थ की प्रकृति, ये चीज़ें आपसे जो है पूछी जा रही हैं। ठीक, इसको कमेंट में करके बताइएगा कितना होगा। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। ठीक है, देखिए, जो हमारा शरीर होता है वो 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में जो है वर्क करता है। ठीक है, 7.0 से लेकर के 7.8, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में ये जो है इतने रेंज में जो है हमारा शरीर जो है कार्य करता है। ठीक, जो जीवित प्राणी है केवल पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। ठीक, जो वर्षा का जल है उसका जो पीएच का वैल्यू होता है अगर वो 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, जो पीएच वैल्यू है आपकी, पीएच वैल्यू किसकी पीएच वैल्यू वर्षा के जल की पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि अम्लीय वर्षा में जो पीएच की वैल्यू होती है कितनी होती है 5.6 से कम हो जाएगी। ठीक, किससे 5.6 से अगर कम हो गए तो वर्षा कैसी हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। और वो जब जो है नदियों में जाकर के, तालाबों में जाकर के मिलती है तो वहाँ पे जो प्राणी रह रहे होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है उनके जीवन में। ठीक है, अब पीला बॉक्स में होता है कि जो शुक्र है उसका जो वायुमंडल है, ठीक ना, वो किससे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। जो वीनस होता है उसका जो वायुमंडल है किससे बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो भाई वहाँ पे क्या एसिडिक नेचर तो बहुत ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर, तो वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, अब देखते हैं आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। देखिए, जो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की जो है आवश्यकता होती है। किसी पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक पीएच है उसको ज्ञात करने के लिए वहाँ की मिट्टी को एकत्र किया जाता है और फिर जो है वहाँ के पीएच को जांच किया जाता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है उसकी जो पीएच होती है ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए, 6.5 से लेकर के 7.0 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, 6.5 से जो है 7.0 के जो है आसपास जो है इसकी वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक, अगर पीएच की वैल्यू मिट्टी में पीएच की वैल्यू अगर 6.5 से जो है कम हो रही है तो इसका मतलब जो मिट्टी है आपकी वो जो है एसिडिक नेचर की तरफ जो है ज़्यादा हो रही है। ठीक, एसिडिक नेचर की तरफ ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम लोग ऐसे तत्व मिलाएंगे जो उसको जो है 7 की तरफ या फिर इससे कम की तरफ लेकर के आते हैं। मतलब उसमें जो है आपको क्षारीय चीज़ें जो है मिलानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आपको CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं, बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं, या फिर चाक कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिला सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें अगर आपकी जो है पीएच वैल्यू जो है 7.0 से ज़्यादा हो रही है, ठीक, इसका मतलब इसका जो मिट्टी का जो वो है वो कैसा हो रहा है आपका, बेसिक हो रहा है। कैसा हो रहा है, बेसिक हो रहा है। ठीक, बेसिक नेचर उसका जो है ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा एसिड वाली चीज़ मिलाएंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं खाद बोल सकते हैं। ठीक ना, जो एसिड छोड़कर मिट्टी को जो है उदासीन बनाने की तरफ हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसका जो रेंज है 6.5 से जो है 7.0। और जो मनुष्य की जो बॉडी होती है वो कहाँ से कहाँ के बीच में काम करती है, 7.0 से 7.8 के बीच में काम करती है। और 5.6 से अगर लेस पीएच हो जाता है तो जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हमारे पाचन तंत्र का पीएच देख लेते हैं। जो हमारा पाचन तंत्र है वो क्या है, हमारा जो उदर है मतलब पेट में, ये हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक।
यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल को जो है उत्पन्न करता रहता है। ठीक, अगर आपको अपच हो रहा है तो उस समय समझिए कि आपके पास जो अम्ल है ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण उदर में जो है दर्द होगा, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए आप एंटी एसिड, ठीक ना, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। जैसे आप इनो का जो है प्रयोग करेंगे, इनो का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, हाँ, कि एंटी एसिड का अधिक मात्रा जो है उदासीन करता है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अगर आप ज़्यादा मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो है एसिड ज़्यादा हो गया है, अपच हो गया है, तो आप किसका सेवन करेंगे? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। इसका जो है आप सेवन करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। और इसको हम लोग दुर्बल क्षारक भी बोलते हैं। ठीक ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक नहीं है, ये कैसा है? आपका दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक है। ठीक, अब देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक, जो आपके टीथ होते हैं, ठीक, जो आपके टीथ होते हैं उसमें उसमें जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक, जो पीएच वैल्यू होती है, अगर वो 5.5 से जो है लेस हो गया, 5.5 से जो है अगर वो लेस हो गया, तो आपके जो टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे? डीके होने लग जाएंगे, उनका जो है क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। दांतों का इनेमल, जिसको दंतवलक बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप। ठीक, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक, से बना होता है। जो आपके इनामेल होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किससे बने होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से आपके इनामेल बने होते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है, किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का वैल्यू अगर 5.5 से कम हो गया, किससे कम हो गया? 5.5 से अगर कम हो गया तो यह संक्षारित हो जाता है, और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल को उत्पन्न करते रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते रहते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दांत के क्षय को रोका जा सकता है, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, पशुओं या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ये देख लीजिए, इसमें क्या चीज़ है? इसमें बताया जा रहा है कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा हो, और जो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। ठीक, नेटल के डंक वाले बाल मेथनॉइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसमें बता रहा है कि मधुमक्खी अगर आपको डंक मारती है तो क्या करती है? एक एसिड को छोड़ती है। किसको छोड़ती है? एसिड को छोड़ती है, जिसके कारण आपके बॉडी में दर्द होगा, जलन होगा। ठीक है, और जहाँ पे डंक मारा जाता है अगर वहाँ पे आप बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा है, बेकिंग सोडा, अगर आप उसको लगा लेते हैं, इसको दुर्बल क्षार भी बोला जाता है, तो आपका दर्द जो है ठीक हो सकता है। ठीक है, और जो नेटल के डंक वाले बाल मेथनॉइक अम्ल छोड़ जाते हैं। ठीक, जो नेटल के डंक होते हैं वो क्या है? बाल मेथनॉइक एसिड को छोड़ जाता है, जिसके कारण जलन दर्द का अनुभव होता है। ठीक, क्या छोड़ जाते हैं? मेथनॉइक एसिड छोड़ जाते हैं। देखिए, इसको देखते हैं, पीला बॉक्स। नेटल एक शाकीय पादप है। ठीक, नेटल इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये नेटल है। क्या है? एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपसना है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनॉइक एसिड का स्राव होता है। इससे किसका स्राव होता है? मेथनॉइक एसिड का जो है स्राव होता है। ठीक,
पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है, ठीक। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? अब आप जान गए होंगे अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते समय गलती से नेटल पौधे को छूना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, डंक लगेगा, डंक में क्या निकलेगा, मेथनोइक एसिड निकलेगा, ठीक है, ठीक। और डाक पौधे की पत्ती को रगड़ करके ही उसको जो है न्यूट्रल किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो सिरका होता है, जो सिरका होता है ये कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक एसिड होता है, ठीक। जो सिरका होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड इसमें जो है पाया जाता है सिरका में। जो संतरा होता है उसमें जो है सिट्रिक एसिड, जो खट्टी चीज़ होगी उसमें सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है, खट्टी चीज़ में सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। इमली जो हो गया आपका, इसमें टार्ट्रिक है, टार्ट्रिक, ठीक। जो एसिड है वो आपका कैसा होता है, खट्टा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबके लिए जो है अलग अलग से चीज़ें दी गई। सिरका के लिए जो है एसिडिक दे दिया गया, संतरा के लिए जो है सिट्रिक दे दिया गया है, और इमली के लिए जो है टार्ट्रिक दे दिया गया है, टार्ट्रिक एसिड दे दिया गया है। टमाटर के लिए ऑक्सैलिक एसिड दिया गया है, ऑक्सैलिक एसिड दे दिया गया है टमाटर के लिए, ठीक। सिरका के लिए एसिडिक, संतरा के लिए जो है सिट्रिक, इमली के लिए जो है टार्ट्रिक, और टमाटर के लिए ऑक्सैलिक एसिड। खट्टा दूध या दही के लिए लैक्टिक एसिड होता है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड। अभी यहाँ पे बात किया गया था संतरा या फिर नींबू, ऑरेंज, ये बात एक है, ठीक है ना। संतरा और नींबू में सेम है, सिट्रिक एसिड है। चींटी का डंक, मेथनोइक एसिड, ठीक है ना। चींटी का जो डंक है जो आपको जलन महसूस करता है उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है। जो नेटल का डंक होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है, मेथनोइक एसिड होती है, मेथनोइक, ठीक, मेथनोइक एसिड होती है, ठीक है भाई। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। अब आइए साल्ट के संबंध में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। इसमें ये बता जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, 7 होता है, और ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, और ये अम्लीय नेचर के होते हैं। अगर बात करें जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 से अधिक होगी, ठीक ना। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से अधिक होगा, और इसका जो नेचर होगा क्षारीय नेचर में होगा, ठीक। अब बात करते हैं साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन। यहाँ बात की जा रही है कि जब आपका HCl जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ मिलता है तो Na और ये Cl बना लेते हैं, ठीक। Na और Cl जो है यहाँ से अपक्रिया से जो है ये बन जाता है, ठीक। ये क्या है, आपका साल्ट है, और इसी साल्ट को जो है हम लोग खाते हैं। यही साल्ट है और इसी साल्ट को हम लोग अपने भोजन में उपयोग करते हैं, ये चीज़ जो है बताया गया, ठीक। और यही जो है आपका एक न्यूट्रल जो है साल्ट होता है, ठीक। अगर बात करें समुद्री जल की, उसमें जो है कई प्रकार के साल्ट घुले होते हैं, ठीक ना। इन साल्ट को जो है सोडियम क्लोराइड से पृथक किया जाता है। किससे पृथक किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से जो है अलग किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है, ठीक है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। विश्व में जो कई भाग हैं, जब NaCl से उनको जो है अलग किया जाता है, ये जो अपद्रव्य है वो किस कलर के दिखाई देते हैं, आपके भूरे कलर के, ब्राउन कलर के, किस कलर के, ब्राउन कलर के या फिर भूरे रंग के जो है दिखाई देते हैं। और इस खनिज को क्या बोला जाता है, नमक कहा जाता है, इसे खनिज नमक कहा जाता है, ठीक ना। ये उससे जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, खनिज नमक या मिनरल साल्ट बोला जाता है। या खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, और खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है, ठीक है। अब आपने महात्मा गांधी का जो है दांडी यात्रा तो देखा ही होगा, वहीं से ये चीज़ें जो है जो बहुत पॉपुलर हुई थी, और ये जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी था। इसीलिए अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक ना, अगर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NaOH है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक। अगर हम लोग ये बात करें कि अगर सोडियम क्लोराइड ले लें, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, मतलब सोडियम क्लोराइड और जो वाटर ले लें, ठीक। अगर इसमें जो है हम लोग विद्युत प्रवाहित करें,
इसमें क्या करें, विद्युत प्रवाहित करें तो ये जो है आपका टूटना है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या बना लेता है, NaOH बना लेगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक, और क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बना लेगी और हाइड्रोजन गैस बना लेती है, ठीक है। ये होता, अगर NaCl को जो है वाटर के साथ मिक्स करके उसमें जो है विद्युत प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनाता है, क्लोरीन बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी को बोला जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया बोली जाती है, ठीक ना। क्या बोली जाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्लोरीन भी आपकी बनती है और इसमें जो है आपका क्षार NaOH भी बनता है, ये ठीक, क्लोर भी बनता है और जो है NaOH भी बनता है, क्लोरीन NaOH, इस वजह से इसको क्लोर क्षार जो है प्रक्रिया या रासायनिक अपक्रिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, Na से क्लोर, ये पूछा जा सकता है क्लोर क्षार अपक्रिया क्या होती है, तो जब NaCl को जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाए और उसमें जो है विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो NaOH, Cl2 और H2 दोनों चीज, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें बनती हैं, ठीक है, ठीक। और जो क्लोरीन गैस वो किस पे जाती है, एनोड पे। क्लोरीन गैस किस पे जाती है, एनोड पे जाती है, ठीक, एनोड पे जाती है, ठीक। और जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है वो किस पे जाती है, कैथोड पे जाती है। हाइड्रोजन गैस किस पे जाती है, कैथोड पे जाती है, ठीक है। आप ये समझिए Cl जो है माइनस वाला होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, और ए मतलब क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक। तो आप ऐसे समझ सकते हैं माइनस और ऐड दोनों एक साथ आएंगे। क्लोरीन जो है एनोड पे जाएगी, H2 जो है कैथोड पे जाकर के मुक्त होती है, ठीक। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है कैथोड पर। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। ये देख लीजिए, इसको जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें दिखाई गई हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। अब देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है भाई, इसको देख लीजिए। जब जलीय सोडियम क्लोराइड को जो है कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOH ट्वाइस, CaOH का ये ट्वाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक, बुझा चूना बोलते हैं। पर अगर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, मतलब ये समझिए कि जो बुझा हुआ चूना है उस पे क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो आपका Cl2 बनता है, उसको अगर दोनों को मिक्स कराया जाए तो क्या बनेगा, आपका CaClO2 बनता है, वाटर बनेगा और CaCl2 बनता है, ठीक। और यहाँ पे जो ये CaClO2 है, कैल्शियम CaClO का ट्वाइस, CaClO ट्वाइस है, इसी को बोला जाता है विरंजक चूर्ण, ठीक, विरंजक चूर्ण इसी को बोला जाता है, ठीक। विरंजक चूर्ण क्या है आपका, CaOH ट्वाइस Cl2, ठीक। इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे CaClO ट्वाइस H2 और CaCl2 आपका बनता है। इसी CaClO2 को विरंजक चूर्ण बोला जाता है। विरंजक चूर्ण किसको बोला जाता है, एक बार लिखिए, CaClO का ट्वाइस, CaClO ट्वाइस को ही जो है विरंजक चूर्ण बोला जाता है, ठीक। विरंजक चूर्ण किसमें बोला जाता है, CaClO ट्वाइस, इसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी बनती है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड का जो है विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है तो उसको ले लेते हैं और जो है बुझा हुआ चूना के साथ उसको जो है मिक्स कर देते हैं, तो आपका क्या बनेगा, CaClO ट्वाइस बनेगा, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब आइए विरंजक चूर्ण का जो है हम लोग देख लेते हैं क्या उपयोग होता है। जब वस्त्र उद्योग में सूतियों लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग, मतलब कुल मिला जुला के साफ करने के लिए जो हम लोग विरंजक चूर्ण का जो है इस्तेमाल करते हैं। कोई रासायनिक उद्योगों में एक उपाचयक के रूप में, ठीक, ये पूछा जाता है अपचयक के रूप में काम होता है, उपचयक के रूप में, तो इसमें क्या होता है, ये उपचायक के रूप में जो है इसका हम लोग यूज करते हैं, उपचायक के रूप में, ठीक। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका जो है हम लोग यूज करते हैं, सफाई के काम के लिए लिया जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की, इसके बारे में बात की जाए। बेकिंग सोडा मतलब क्या है, जो खाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं हम लोग, जो खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा, ठीक।
खाने वाले सोडे को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। आइए देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़ा आदि बनाने के लिए जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक, जैसे चना हो गया, काबुली चना हो गया, जिससे छोला बनाते हैं, उसमें हम लोग खाने का सोडा मिला देते हैं तो वो जल्दी से गल जाता है। ठीक ना, अदरवाइज आप सीटी पे सीटी लगाते रहो, वो गलता नहीं है। अब देखिए, इसका जो यौगिक का रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी HCO3 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं खाने वाले सोडा या बेकिंग सोडा को। इसमें बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक, बात यहाँ यह चल रही है कि जो सोडियम क्लोराइड है उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो सोडियम क्लोराइड से हमने देखा कि विरंजक चूर्ण भी बनता है। कैसे बनता है भाई, सोडियम क्लोराइड से ही क्या बनता है, क्लोरीन गैस मिलती है आपकी। ठीक है, और क्लोरीन गैस को जो बुझा हुआ चूना COS ट्वाइस से करते हैं, तो उसके बाद जो आपका विरंजक चूर्ण बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, CaCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण हो गया। अब उसी NaCl से बेकिंग सोडा बना यहाँ पे जा रहा है। ठीक, मूल पदार्थ यही आपका NaCl है। तो NaCl को जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और NaHCO3 बनेगा, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। इसी को क्या बोला जाएगा, बेकिंग सोडा। आपसे पूछा जाएगा बेकिंग सोडा क्या होता है, तो आप बताएंगे सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को ही बोला जाता है। ठीक, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। और NaCl के साथ क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है, NaCl प्लस H2O और CO2 और NH3, ये तीन चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, H2O, CO2 और NH3। आप देख रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अगर pH के मान की जांच की जाए तो आप ये संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में भी किया जाता है। यह एक दुर्बल अंश क्षारक क्षारीय लवण है। ठीक, खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अपक्रिया ये देती है। ठीक है, जैसे आपने देखा NaCl को जो है सोडियम क्लोराइड को H2O, CO2, NH3 के साथ करने पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना, और NaHCO3 जो है बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब इसको जो है, इसको अगर हम लोग खाने में डालते हैं तो खाने में डालेंगे तो खाना बनाएंगे तो गर्म होगा। गर्म होने पे ये क्या करता है, जो NaHCO3 है उसमें इसको देंगे तो ये क्या करेगा, टूटेगा या सोडियम कार्बोनेट में, किस में टूटेगा, Na2CO3 में टूटेगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक, जो बेकिंग सोडा होता है वो किसका मिश्रण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, और टार्टरिक एसिड, इन दोनों का क्या होता है, ये मिक्सअप होता है। बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये मिक्सअप होता है। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिला जाता है, निम्न अपक्रिया होती है, NaHCO3 H+, इसको करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल का सोडियम साल्ट जो है आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इससे जो अपक्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको जो है पाव रोटी या केक में जो है, केक में खमीर में जो है इसका फ़ायदा देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, उससे ये मुलायम और स्पंजी होते हैं। ठीक, मुलायम और स्पंजी क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रहती है। कैसे मिलती है, जब NaCO3 को हम लोग गर्म करते हैं किसी अम्ल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और अम्ल का सोडियम साल्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो CO2 होता है उसकी वजह से ही ये मुलायम और स्पंजी होते हैं, पावरोटी, केक या खमीर। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देख लीजिए धोने का सोडा। ठीक, धोने का सोडा मतलब आप इसको कह सकते हैं जो जिससे साफ किया जाता है, साफ करने वाला जो सोडा होता है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जो ये धोने का सोडा होता है, इसमें क्या होता है आपका, इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक,
10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है 10H2O जो है अगर रहता है तो उसी को बोला जाता है धोने का सोडा बोला जाता है। ठीक है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? जैसे सोडियम क्लोराइड से ये प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से ये प्राप्त किया जाने वाला एक अन्य रसायन है ये। ठीक है, कि जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या मिलता है आपको? सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो आपको क्या मिलता है? धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को जो है 10H2O के साथ मिक्सअप कराएंगे तो आपको Na2CO3 10H2O मिलेगा। धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट, ये चीज़ जो है मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो 10H2O है ये क्या दर्शाता है? Na2CO3 को क्या करता है? आर्द्र बना देता है। क्या बनाता है? गीला बना देता है, आर्द्र बना देता है। ठीक है, ठीक, जो सोडियम कार्बोनेट है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी जो है उपयोगी रसायन होते हैं। धोने का सोडा का जो उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। उसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है? बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो धोने का सोडा होता है उसको मिलाते हैं तो क्या होता है? जल का जो अस्थायी कठोरता होता है, अस्थायी कठोरता, ठीक, उसको जो है उससे निजात पाने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। साफ सफाई के लिए भी करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और हाँ देखिए क्या होता है, जो धोने का सोडा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बन Na2CO3 डॉट 10H2O बोला जाता है। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। ठीक, ये हो गया आपका, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, और जो विरंजक चूर्ण होता है वो क्या होता है? CaClO का ट्वाइस। अब आप यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें क्रिस्टलन का क्या होता है? जल होता है। ठीक है, जब हम किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, किसी क्रिस्टल को गर्म करेंगे उससे जल जो है निकल जाएगा और उसमें जो साल्ट होगा उसका रंग कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। ठीक, अगर उसी क्रिस्टल को पुनः भिगो दिया जाएगा तो उस क्रिस्टल का जो रंग है नीला रंग वो वापस आ जाता है। ठीक, जब क्रिस्टल में जल रहेगा तो नीला रहेगा, जल निकल जाएगा तो वाइट रहेगा। ठीक, मतलब ये कि साल्ट के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जो कॉपर सल्फेट होता है उसके सूत्र में जो है 5 जल के अणु होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं CuSO4.5H2, यहाँ पे 5 जल के अणु हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये जो है आपका धोने का सोडा हो गया। तो क्या इसमें जल की मात्रा है कि नहीं? है, इसमें जो है 10 जो है जल के अणु आपके हैं। ठीक, अब बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, ये होता है आपका जिप्सम। ठीक, क्या होता है? ये जिप्सम होता है। ये पूछा जाता है बहुत बार। जिप्सम का फार्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट के साथ 2 मोल जो है जल के होते हैं। ठीक ना, 2 अणु क्या होते हैं? जल के होते हैं। CaSO4 कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट है ये। ठीक, कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर बोला गया था, ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं? जल के जो है 2 अणु होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। ठीक, जब जिप्सम को, यही कैल्शियम सल्फेट को जो है 2H2O को हम लोग 373 केल्विन पे, मतलब 373 केल्विन पे जो है हम लोग इसको जब गर्म करते हैं तो जो जल होता है उसके अणुओं का ये त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेटेड जो है ये बनाता है। मतलब कि ये क्या बनाएगा आपका? CaSO4.12H2O बनाता है। ठीक, मतलब जो वाटर होता है उसका हाफ ये
जो है अणु लेके चलता है, जिसको हम लोग हेमी हाइड्रेट बोलते हैं या फिर अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ बनाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कब बनता है, जब जिप्सम मतलब CaSO4.2H2O को गर्म किया जाता है 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है, तो ये चीज़ बनता है। ठीक, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलने पर यह पुनः जिप्सम बना करके कठोर ठोस पदार्थ प्रदान कर देता है। ठीक है, अगर CaSO4 हाफ H2O को 3/2 मतलब 1.5 H2O के साथ मिक्स किया जाए तो CaSO4.2H2O फिर से आपको जो है जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। ठीक, जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, CaSO4 के 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पता करें कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, ये चीज़ बोला जा रहा है पता करने के लिए। ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि भाई ये कैसे बनता है। ठीक है, तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम, इसका फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट SO4.2H2O। ठीक, अब इसी को जो है 373 डिग्री केल्विन पे जो है गर्म कर दिया जाता है। जब गर्म कर दिया जाएगा तो यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं कुछ उड़ जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, CaSO4.12H2O बनेगा। ठीक, अर्ध हाइड्रेटेड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये या फिर हेमी हाइड्रेटेड बोला जाता है। तो ये आपका बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चीज़ें जो है आपकी बन जाती हैं। ठीक है, ये जो है आपका येलो बॉक्स है, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। ठीक ना, रेड से कहाँ पे जा रहा है, आपका ब्लू में जा रहा है। ठीक ना, किस में जा रहा है, ब्लू में, AB, ठीक, ABR, मतलब जो एसिड होता है उसमें ब्लू किस में कन्वर्ट होता है, रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका बेस है, BRB हो गया। ठीक, तो बेस है, जब बेस होगा तो इसका pH वैल्यू क्या होगा, 10 ही होगा। या तो आप ऑप्शन ही देख के कर सकते हैं, यहाँ भी 5 मतलब एसिड, यहाँ भी 4 मतलब एसिड, यहाँ भी 1 मतलब एसिड, आंसर क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यह है, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती। इस विलयन में क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जो देखिए जो विलियन के अंडे के पिसे हुए जो कवच होता है, जो अंडा का कवच होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक, और इसमें जब अपक्रिया होती है आपकी HCl से, तो वो HCl से जब इसकी अपक्रिया होगी तो वो क्या चीज़ बना करके देगा, आपको CO2 गैस उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जो ये CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जब ये चूने के पानी से होकर के गुजरता है तो वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है सफ़ेद अवक्षेप, वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक, जिससे पानी जो है दूधिया दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, आप ये जानते रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, एंटीबायोटिक हो गया, एनालॉजिक, एंटा एसिड का, किसका करते हैं, एंटा एसिड का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और क्या है, बस, तो ये चीज़ इतनी थी बस। अब यहीं पे अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, थैंक यू।